दामन से भी पहले हमारा कॉस्ट्यूम होता था खारा खारा दिखाया था। दामन तो बहुत बाद में आए हैं। दामन के अंदर लामन लगा करती, वो खारे क्यों हुआ करती। मेरा मैथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं ऋग्वेद पढ़ रही थी। ऋग्वेद में इसका बाकायदा नाम मेंशन है रेजा। तो रेजा सबसे पहला वस्त्र था, इंडेक्स वैली सिविलाइजेशन के टाइम से पहना जा रहा था। उससे ये यहाँ पे मैंने ताना बनाया हुआ है, ठीक है, और ये बाना है जो मैं इसमें से अभी क्रॉस करूंगी। ये मेरा बाने का धागा है, ठीक है, नल की जिसको बोलते हैं। मैंने ये इसमें शटल में डाली है, इसको मैं इसके अंदर से क्रॉस करूंगी। सेम हम ताना बाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वही प्रोसेस है। और उसीलिए बोलते नहीं कि दिमाग में क्या ताना बाना चल रहा है, इट मीन्स कुछ प्रोसेस चल रहा है, यानी ताना बाना इज ए प्रोसेस। वो प्रोसेस होने के बाद आपका ये कपड़ा बनता है। आप ये देखो, ये मैंने रेजाई बनाया है, सो ये खद्दर हमारा तैयार होता है। तो कोई भी प्रोसेस दुनिया में, कोई भी कपड़ा कहीं भी बनता है, वो ताने और बाने से बनता है। पहले ताना बनेगा और फिर बाना बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे ताने बाने को जोड़ने का काम कर रही हैं। अब आप कहेंगे ताना बाना कैसे? क्योंकि जो आदमी की जो दिनचर्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो कपड़ा होता है। और जो जिसको महात्मा गांधी जी ने भी जिस पे बड़ा जोर दिया था, खादी, उसी खादी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं भौर गांव की ललिता जी। और ललिता जी के पास आज हम आए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये इसको आगे ड्राइव कर रही हैं। ललिता जी, स्वागत है। नमस्कार। और मैं खादी का मैं एक तरह से कहूँ तो रिवाइवल भी कह सकती हूँ कि रिवाइवल कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट में खादी आया है उसमें हम अंबर चरखे का भी यान को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हैंडमेड ही है वो भी। पर मैं जो ऑथेंटिक रेज़ा होता था, जो खादी से हम एक स्टेप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ और हमारे यहाँ जो हरियाणा के नॉर्थ की जो कंप्लीट बेल्ट थी यहाँ बनता था, मैं उस पर काम कर रही हूँ। और मतलब मुझे दुख होता है ये जान के कि हरियाणा में कुछ लोग जानते हैं रेज़ा नाम, अगर आप इससे बाहर जाते हैं वहाँ रेज़ा का मतलब ही कोई नहीं जानता है कि रेज़ा भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। जैसे रेजा तो हरियाणवी जो समाज है उसकी दिनचर्या का ही एक हिस्सा था। रेजे से ही अपने सारे कपड़े बनते थे पुराने। मैंने देखा, मेरी दादी एक रेजे का ही ओढ़े रखती थी, रजाइयाँ भी उसकी होती थी। तो आपने रेजे को जो पुनर्जीवन एक तरीके से दिया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में आया? सर, इस कॉन्सेप्ट के पीछे पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, पर सर को बुरा लगेगा तो भी मैं नाम ज़रूर लूँगी आज। इट्स डॉक्टर रामफल चहल। एक्चुअली मैं एक हार्डकोर डिज़ाइनर थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना मेरा काम था और सेलिब्रिटीज़ के लिए मैं डिज़ाइन कर रही थी। सो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला था कि एक ड्रेस दिखा के कि भाई आपको ये ड्रेस पता है क्या है। मैंने कहा सर स्कर्ट है। मेरे लिए वो कॉटन की स्कर्ट थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बोले तू डिज़ाइनर नहीं है, तू है दर्जी। वो मुझे पिंच हुई कहीं ना कहीं कि मैं इतना क्वालिफाइड होकर अपने आप को स्टूडियो मेंटेन कर रही हूँ और मैं दर्जी बोल रहे हैं। तब उन्होंने बिठा के मुझे बोला, बेटा ये है रेजा, आपने सुना है कभी? मैंने कहा सर नहीं सुना। दामन से भी पहले हमारा कॉस्ट्यूम होता था खारा खारा दिखाया था। दामन तो बहुत बाद में आए हैं। दामन के अंदर लामन लगा करती, वो खारे क्यों हुआ करती। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने कहा सर आप ये ड्रेस मुझे दे दो। बोला मैं दूंगा तो नहीं। मैंने कहा सर देनी तो पड़ेगी। तो उन्होंने वो मुझे ड्रेस दी अपनी, उनकी शायद ग्रैंड माँ की या मदर की ड्रेस थी। और इनफैक्ट उन्होंने मुझे ज्वेलरी वगैरह भी दी, सिल्वर की ज्वेलरियाँ थी सारी आर्टिफिशियल, जिस पे मैं रिसर्च वर्क कर सकूँ। तो वो दामन ला के मैं ना उन्हें 15 दिन का टाइम मांग के आई थी कि गूगल के भरोसे सारी दुनिया है, तो मैं भी उसी के भरोसे थी। और जब मैंने गूगल चेक किया तो पता चला कि रेज़ा नाम से लोगों के नाम है, कॉस्ट्यूम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, कुछ भी। फिर मुझे लगा कि शायद ये एक लोकल चीज़ होगी कि भाई रेज़ा रख दिया होगा, जैसे चोसी बोल रहे हैं, ड्योटी बोल रहे हैं करके। देन मेरा मैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं ऋग्वेद पढ़ रही थी। ऋग्वेद में इसका बाकायदा नाम मेंशन है रेज़ा। वहाँ से मुझे फिर ये क्लिक हुआ कि नहीं, इट्स अ सिमिलर, कुछ सिमिलर है। फिर मैंने रविंद्र को आके बोला कि सडनली आई स्टॉप माई स्टूडियो कि मुझे काम नहीं करना और मुझे इस पर वर्क करना है। बोला ओके तो काम कर लो। तो मैंने स्टिल 14, 15, 16 3 साल कंटिन्यूस मैंने इस पर रिसर्च किया। शायद ही कोई गांव बचा होगा जिस 16 3 साल यस शायद कोई गांव बचा होगा जिस गांव में मैं नहीं गई। डॉक्टर रामफल चहल और डॉक्टर फोगाट जितना मुझे हेल्प कर सकते थे, इन्होंने मुझे हेल्प किया। और 15 दिन बाद खैर मैंने जो रिसर्च उनके सामने प्रेजेंट करी और उन्होंने प्राउड फील किया कि हाँ, इतना इससे ज़्यादा शायद कोई नहीं कर सकता था।
और फिर मुझे सडनली आप ये है ना कि जब आप पूरा डूब जाते हो तो आप सबसे पहले शायद उसके खोने की वजह ढूंढते हो। हालांकि देखो एक सात्विक सत्य है, जो सनातन है वही उसका ही विघटन होगा, ठीक है। सो रेजा सबसे पहला वस्त्र था, इंडेक्स वैली सिविलाइजेशन के टाइम से पहना जा रहा था, उससे भी पहले बना। राखी गढ़ी जो सभ्यता है उसमें रेजा पहना जाता था। बिल्कुल, मैंने डॉक्टर जब आए थे राखी गढ़ी में तो उनसे कंफर्म किया था ये बात, तो उन्होंने बोला था यस हमें कुछ कॉटन के सैंपल मिले हैं। सो हमारी ये बेल्ट होती थी ना, हिसार, रोहतक, जींद वाली बेल्ट पे हम ना देसी कपास उगाया करते। अभी तो बीटी कॉटन आ गया, तो आप कॉटन का कितना ही पहन लो, गर्मी में गर्मी ही लगेगी, ठीक है। सो देसी कॉटन का यही क्वालिटी होती थी कि आपको गर्मी नहीं लगने देता था। सो मैंने कॉटन से लेके और कपड़ा बनने तक की बहुत सारी किताबें पढ़ी। मुझे प्रैक्टिकल वे में एजुकेट किया डॉक्टर रामफल चहल ने, और एजुकेशनल वे में एजुकेट किया डॉक्टर फोगाट ने। ये दोनों लोग, डॉक्टर रणवीर फोगाट, मतलब उनका तो ये था कि कॉटन की कोई बुक भी मिल गई ना ला के कि पढ़ इसने, वो 500 पेज की किताब मैंने पढ़ी और उसका फ़ायदा हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ कि आपने इतना अपने आप को अचीव करने की कोशिश की। और मैं हाँ पूरा 3 साल डूब गई थी उसमें, और फिर मैंने 2017 में न्यूयॉर्क फैशन वीक में इसको लॉन्च किया था। अच्छा, तो 2017 में आप सीधा फिर बोहर गांव से न्यूयॉर्क पहुंच गए? जी, मैं उससे पहले भी बेंगलोर फैशन, क्योंकि मैं बता ही चुकी हूँ मैं सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स में रही हूँ, तो उससे पहले भी वो सब चल ही रहा था। पर पहले क्या होता था, हम प्योर पे काम करते थे, प्योर जॉर्जेट और ये सारा। पर फिर मेरे को पूरा कीड़ा हो गया था कि मुझे इसको एक अच्छी, क्योंकि हमारे यहाँ ना हम लोग बहुत फसी माइंड है कि चीज़ें विदेश से घूम के आती है ना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे योगा घूम के आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, पर हमारे पूर्वज योगा कर रहे हैं वो हमने आज तक एक्सेप्ट तब तक नहीं करा था जब तक एक विदेशी ने आके हमें सिखाना शुरू नहीं किया। थैंक गॉड कि रामदेव जी ने सिखाया, तो पर जितनी हाइप पे विदेशी ले गए हम नहीं ले जा सकते। तो सेम कॉन्सेप्ट मेरा गारमेंट को लेके था कि मैं यहाँ रेजा, मैंने यहाँ लोगों को दिया, सर्वे मांगा और फीडबैक मांगा। लोगों ने अच्छा यो हमने इतनी मुश्किल आता था, दादी नानी ने छोड़ा था, तू दोबारा पर आओगी बता, इसमें तो ढेरे चाल जा थे, ठीक है। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम जिस चीज़ को 1 महीना नहीं धोते हो उसमें ढेरे चल गए पर तुम्हें स्किन एलर्जी नहीं हुई, ये नोटिस नहीं किया उन्होंने, ये छोटी छोटी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने नेग्लेक्ट करके फेंक दिया। ललिता जी, ये रेजा तो गायब ही हो गया था। ये जो 30 साल हैं, पिछले 30 साल, इन्हें रेजा हमारे समाज से गायब कर दिया। क्योंकि मेरी जब 37 की एज है, मैंने रेजा पहना हुआ है। मेरे बचपन में मेरे दादा रेजा ला के देते थे। तो इन जो 30 साल हैं, इस 30 साल में रेजा बनाने के जितने इक्विपमेंट्स थे गाँव में, जुलाहे थे, वो तो ख़त्म ही हो गए। तो आपने ये कैसे जोड़ा, ये चीज़ें, ये खड्डी वड्डी कहाँ से ले आए आप? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने रिसर्च वर्क 3 साल किया। मैं जहाँ जहाँ गई, जिन जिन के पास वो बंद पड़ा था, मैंने सबका सामान परचेज किया। पहले तो उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए काम करो और मैं आपको इतना काम ज़रूर दूंगी कि आप खाली नहीं बैठोगे, भूखे नहीं मरोगे। पर वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि दिमाग से फिक्स था ना कि बार्टर सिस्टम में काम किया था, कोई कितने पैसे दे देगा, हम सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि नो डाउट मजदूरी करके 500 रुपये मिल जाएंगे, 800 मिल जाएंगे, और लूम पे उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था। पर मैंने कहा तुम सेल करोगे तो महम में जैसे पूरा एक यूनिट होता, महम तो हब होता था रेजा बनाने का जी। महम से फिर 20-25 लूम जो भी मिले हमने वो परचेज किए, वॉप मशीन परचेज की, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं उतनी ही पुरानी मशीनों पे काम करूं। तो मेरे पास 70-80 साल पुरानी मशीनें हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। हालांकि अभी मैंने न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, तो छोटी छोटी मशीनें हमने तैयार की हैं ताकि अपकमिंग जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो रहे हैं, तो हम जो यंग ब्लड है मेरे बाद भी लोग बनाना सीखें। तो वो भी मैंने उस हिसाब से एक बहुत छोटी छोटी मशीनें भी तैयार करवाई हैं। पर मेरे पास पुरानी मशीनें हैं, पुराने इक्विपमेंट्स हैं, पर कोई भी पुराना लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हुए, क्योंकि जो काम जानते थे हरियाणा में उन्होंने वो या तो रहे नहीं या तो बुजुर्ग बहुत थे, और आगे की जो पीढ़ी थी उन्होंने उस काम को एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्ट ही नहीं किया। तो मैं यूपी से 2-3 बंदों को लेके आई, और फिर ऐसे का मज़ा नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैं बाकायदा यूपी में जाके और मैं खुद सीखा। आज मैं 6 पैडलिंग पे खुद काम कर सकती हूँ।